सो अभी हम लोग हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस पे। इसके पहले लेक्चर हमने देखा कि इंडिपेंडेंस क्या होता है, क्या इंटरलिंक पर्सपेक्टिव है इंडिपेंडेंस की। अभी हम देखेंगे इंडिपेंडेंस के थ्रेट्स क्या है, ऐसे क्या क्या थ्रेट्स है जो हमारे इंडिपेंडेंस, ऐसे क्या क्या थ्रेट्स है जो हमारा इंडिपेंडेंस हर्ट कर सकते हैं, हमारा इंडिपेंडेंस खराब कर सकते हैं। ऐसे कुछ दिए गए थ्रेट्स है, वो अपन देखते हैं, ठीक है। The Code of Ethics of Professional Accountants prepared by so and so board has identified 5 types of threats। 5 तरीके के थ्रेड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, 5 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स। क्या है? पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। ये नाम ही अपने आप में बता रहा है कि ऑडिटर का कुछ खुद का इंटरेस्ट है उस एंटिटी में जिसका वो ऑडिट कर रहा है, ठीक है। इसके लिए उसका इंडिपेंडेंस हर्ट हो जा रहा है। दैट मीन्स मान लीजिए ऑडिटर की कोई रिलेटिव है जो एंटिटी के डायरेक्टर या समथिंग है, ठीक है, तो ऑडिटर इंडिपेंडेंटली ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो ये है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आपका खुद का कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है आपकी एंटिटी में जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स विच ऑकर व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट विच ऑकर्स व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म इट्स पार्टनर, या तो ऑडिट की फर्म या फिर उसका पार्टनर और एसोसिएट या फिर कोई भी एसोसिएट जो है could benefit from a financial interest in an audit client, ठीक है। ऑडिट क्लाइंट में उसका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यही बोल रहा है कि आपकी XYZ एंड कंपनी ये पार्टनरशिप फॉर्म थी, ठीक है, या तो पार्टनरशिप फॉर्म का या फिर इनमें से किसी पार्टनर का या फिर कोई एसोसिएट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ऑडिट क्लाइंट के अंदर, ठीक है ना। क्या है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। ये कुड बेनिफिट जो है ना, कुड बेनिफिट आप काट दो, ठीक है। सो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स कब होंगे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स ऑकर व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, इट्स पार्टनर और एसोसिएट हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट। ऑडिट क्लाइंट में उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स इंक्लूड डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या है कि आपके पास में आपके क्लाइंट के शेयर्स खरीद रखे हैं, ये हो गया मेरा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या है कि मेरी वाइफ ने मेरे क्लाइंट के शेयर्स खरीद रखे, ये मेरा इनडायरेक्ट लेकिन मटेरियली सिग्निफिकेंट है ना, क्योंकि वाइफ तो मेरी एकदम क्लोज रिलेटिव है, करेक्ट ना। तो ये एग्जाम्पल इसने एक दिया है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? लोन और गारंटी टू द कंसर्न क्लाइंट या फिर फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट। मतलब आपने आपके क्लाइंट को लोन दे रखा है या आपने अपने क्लाइंट के बदले किसी और को गारंटी दे रखी है या फिर आपने अपने क्लाइंट से लोन ले रखा है, कुछ भी हो तो आपका इंडिपेंडेंस जो है वो हर्ट हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट्स फीस। क्लाइंट की फीस पे आपका अनड्यू डिपेंडेंस है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये XYZ कंपनी के पास में जो ऑडिट है, ठीक है, वो सबसे बड़ा ऑडिट है। मान लीजिए इनके पास में जो क्लाइंट है XYZ लिमिटेड, जो इनका क्लाइंट है, ये इनका सबसे बड़ा ऑडिट है। इनकी फर्म का 70% रेवेन्यू इसी क्लाइंट से आता है। अगर ऐसा है तो इस फर्म का कितना डिपेंडेंस है इस क्लाइंट पे? अगर ये क्लाइंट नाराज हो गया तो इनका 70% फीस खत्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस एंड हेंस कंसर्न अबाउट लूजिंग द एंगेजमेंट, राइट, यही बोला मैंने, एंड हेंस कंसर्न अबाउट लूजिंग द एंगेजमेंट, ठीक है। और उसके बाद का पॉइंट क्या है? क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट। ऑडिट क्लाइंट के साथ में आपका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या है? आपका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है, ठीक है। मान लीजिए आपका क्लाइंट जो है वो क्लोथिंग के बिजनेस में है, कपड़ों के बिजनेस में है, और मान लीजिए आप उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो या आपके पापा उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो आपका एक बिजनेस रिलेशनशिप होगा ना क्लाइंट के साथ में, ठीक है, डन। और फिर उसके बाद में क्या है? पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। क्लाइंट के साथ में आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मतलब आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हो उस क्लाइंट के, ठीक है। 10 बस, बाकी आप है ना ये सब काट दीजिए, ये सब आप काट दीजिए, ठीक है, बस इतना आपको। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आपका यहाँ पे खत्म हो गया, राइट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कितना इजी है? इजी है ना, बहुत इजी है। चलो इसको भी अपन फिर से रिवाइज कर लेते। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब ये था कि व्हेन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑकर कब होता है? कब ऑकर होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑकर्स व्हेन ऑडिटिंग फर्म या फिर उसका पार्टनर और एसोसिएट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑडिट क्लाइंट। अब इसके एग्जांपल क्या दिए है कि डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट या फिर अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, ठीक है, या फिर लोन टू द क्लाइंट और लोन टेकन फ्रॉम द क्लाइंट, या फिर क्या है? पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, या फिर क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट।
सिंपल है। तो एक लाइन का डेफिनेशन है और 4-5 इजी एग्जांपल है, तो ये एकदम मस्त इजी पॉइंट हो गया है। ठीक है, सेल्फ क्या था इसका नाम, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दूसरा क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये क्या है, ये कब ऑकर होता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट ऑकर होता है व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट, ठीक है, और कंक्लूजन रीच्ड इन अ प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, नॉन ऑडिट सर्विसेज इंक्लूड एनी प्रोफेशनल। अभी ये नॉन ऑडिट सर्विसेज जो है ना, ये आप यहाँ से काट दो, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, ये पूरा काट दो। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझा रहा है कि नॉन ऑडिट सर्विस क्या रहती है, वो आप पढ़ लो, पढ़ के काट दो कि भाई नॉन ऑडिट सर्विसेज रहती क्या है। नॉन ऑडिट सर्विसेज मतलब मैंने आपको पहले भी बोला कि सीए जो है वो केवल ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, वो उसके अलावा और भी कई सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि सीए इंटरनल ऑडिट भी कर सकता है, एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस भी दे सकता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस भी दे सकता है। ऐसे तरह तरह के नॉन ऑडिट सर्विस भी सीए देता है, वो इस ब्रैकेट में बता रखा है, लेकिन आपको आंसर के अंदर लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स which occur when during a review of any judgment or conclusion reached in a previous audit or non-audit engagement, or when a member of the audit team was previously a director or a senior employee of the client। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना सेल्फ रिव्यू कर रहे हो। दैट मीन्स मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, ठीक है, मेरे साथ बने रहना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की काम ही नहीं है। मान लीजिए 2021-22 जो है, इसमें आप उस कंपनी के ऑडिटर थे। ठीक है, और 2022-23 में भी आप उस कंपनी के ऑडिटर थे। ठीक है, ये आपका करंट ईयर है, दिस इज योर करंट ईयर। ठीक है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर। सो बेसिकली इस प्रीवियस ईयर के ऑडिटर को क्या कहा जाएगा, प्रीवियस ऑडिटर, राइट। लेकिन इस केस में आप ही प्रीवियस ऑडिटर हो, पिछले साल आपने ही ऑडिट किया था, करेक्ट है, और इस साल भी आप ही कर रहे हो ऑडिट, राइट। अब आप इस साल ऑडिट कर रहे हो, इस साल ऑडिट करने के दौरान आपको कुछ ऐसा मिला जो पिछले साल गलत हुआ, तो आपका इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगा ना। आप खुद की गलती निकालोगे क्या, खुद की गलती कोई नहीं निकालता, आप खुद की गलती थोड़ी निकालोगे, आप उसको दबाने का ट्राई करोगे ना, तो आपका इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पे हर्ट हो गया। इसके लिए इसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आप खुद का रिव्यू कर रहे हो, तो ये कब होगा, या तो आप प्रीवियस ऑडिटर थे या फिर आपने कोई नॉन ऑडिट सर्विस दे रखी है। ठीक है, और वो आपको मालूम पड़ रहा है कि आपने सही नहीं दी उसको। ठीक है, अब पढ़ो इसको। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स कब ऑकर होते हैं, व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट। जब आप कोई भी जजमेंट को, पिछले साल आपने ऑडिट किया और आपने कोई जजमेंट पास किया, पिछले साल आपने ऑडिट किया, आपने बोला कि ये जो फिक्स एसेट है ये 10 साल पर डेप्रिशिएट होनी चाहिए, ये जो पर्टिकुलर केस है इसको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन लायबिलिटी से काम नहीं होगा, ऐसे आपने तरह तरह के जजमेंट पास किए। ठीक है, पिछले साल। जब आप इस साल ऑडिट कर रहे हो तो आप पिछले साल के जजमेंट को रिव्यू कर रहे हो। तो व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट, ऐसा कोई भी जजमेंट या फिर कंक्लूजन जो आपने प्रीवियस ऑडिट में रीच किया था, जब आप उसका रिव्यू कर रहे हो इस साल, ठीक है, तो आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट बीच में आ जाएगा कि भाई मैं मेरा ही काम रिव्यू कर रहा हूँ, उसमें कोई गलती भी रहेगी तो मुझे छुपाना है। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब ऑकर होगे, विच ऑकर व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट, व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और एनी कंक्लूजन रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स। ठीक है, और व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली अ डायरेक्टर या फिर सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। आपके ऑडिट टीम में ऐसा कोई मेंबर है जो पिछले साल उस कंपनी का डायरेक्टर था या फिर सीनियर एम्प्लॉय था, आज वो आपके साथ में आपके ऑडिट टीम में है, लेकिन पिछले साल वो क्लाइंट का, आपका जो क्लाइंट है उसी का कंपनी में डायरेक्टर था या सीनियर एम्प्लॉय था, तो वो खुद का काम, उसको मालूम है ना कंपनी में क्या गड़बड़ है, तो उसका इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स में हमने दो चीज पढ़ी, एक कि ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, और व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली अ डायरेक्टर और एन एम्प्लॉय। ठीक है, चलो अब ये इंस्टेंसेस जो है ना ये आप काट दो, आपको बस ये 2 पॉइंट इतना ही लिखना है सेल्फ रिव्यू थ्रेट में। ठीक है, डन है ना, चलो सिंपल है ये भी। अब आता है एडवोकेसी थ्रेट्स पे, कहीं पे आते हैं एडवोकेसी थ्रेट्स पे। ठीक है, एडवोकेसी थ्रेट्स क्या होता है, एडवोकेसी थ्रेट्स ऑकर व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट। जब ऑडिटर प्रमोट करता है या उसको प्रमोट कराया जाता है, ठीक है, उस पर ऐसा दबाव डाला जाता है कि उसको प्रमोट करना पड़ता है। तो एडवोकेसी थ्रेट्स कब आता है,
जब ऑडिटर प्रमोट करता है या फिर इज परसीव्ड टू प्रमोट अ क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल मे बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए आप कहीं ऑडिट पे हो, ठीक है, और आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, उससे आपके काफ़ी अच्छे रिलेशन है। अब आपका क्लाइंट एक पॉइंट पे अड़ गया, आपका क्लाइंट बोलता है कि नहीं ये जो हमने किया वो सही है। एज एन ऑडिटर आपको पता है कि क्लाइंट ने जो किया वो गलत है, ये अमाउंट गलत है, ये अमाउंट चेंज होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके क्लाइंट से रिलेशन है, आप दूसरे जो आपके ऑडिट टीम के मेंबर्स हैं और दूसरे लोग हैं उनको बोल रहे कि नहीं 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 जो ये बोल रहे हैं ना वो सही है, अमाउंट बराबर है, उसको चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप एकदम दबाव डाल के बोल रहे हो अरे नहीं नहीं, अरे तू चुप, अरे ये सही है, जो बोल रहा है वो सही है, बिल्कुल नहीं नहीं, कोई इसमें आर्ग्यूमेंट ही नहीं होना चाहिए, एकदम जो बोल रहा है वो सही है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, यस सर आप एकदम सही बोल रहे हो, एकदम परफेक्ट है। तो लोगों को क्या लगेगा, ऑडिट टीम मेंबर्स को क्या लगेगा, उनको ये लगेगा कि भाई इसकी ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना इसको ये बोलते हैं ना तू वकीली मत कर, एक कहावत है ना कि आप क्यों इसके वकील बन रहे हो, ये खुद से नहीं बोल सकते आप, बेसिकली एडवोकेसी थ्रेट्स मतलब आप वकीली कर रहे हो उसकी। ठीक है, तो जो दूसरे लोग हैं वो क्या समझेंगे कि ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई है। तो वो यही बोल रहा है कि एडवोकेसी थ्रेट्स कब ऑकर होते हैं, इट ऑकर्स व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट द क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट। इस हद तक वो प्रमोट कर रहा है कि जो पीपल उसके आजू बाजू में जो लोग हैं वो ये बिलीव करने लग गए कि इसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, व्हेन एन ऑडिटर डील्स विद द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द ऑडिटेड कंपनी, जब ऑडिटर उसी कंपनी के शेयर्स के साथ में डील करता है जिसका वो ऑडिट कर रहा है, और बिकम्स द क्लाइंट्स एडवोकेट इन लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स, या फिर वो क्लाइंट का एडवोकेट बन गया, मान लो कोई सीए वकील भी है, एलएलबी भी है, वो क्लाइंट का एडवोकेट बन गया कोई दूसरे लिटिगेशन में, थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स में, अगर ऐसा कुछ है तो वो तो डेफिनेटली क्लाइंट की एडवोकेसी करेगी। इन सच सिचुएशंस ऑडिटर कैन बी परसीव्ड एज बैकिंग एंड चैंपियनिंग कॉजेज ऑफ ऑडिटिंग क्लाइंट एंड इट मे लीड टू बिलीव दैट द ऑडिटर इज नॉट एक्टिंग एंड वर्किंग ऑब्जेक्टिवली। ये ऊपर का पॉइंट ही रिपीट किया है, ठीक है, इसको डिलीट कर दो, कोई मतलब नहीं है इसको करके। रिमेंबर दैट ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू बी इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो अपीयर टू बी एक्टिंग सो। ये पहले भी हमने बोला है कि उसको सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं रहना है, उसके जो एक्शंस है दोज शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उसके एक्शन से वो लगना चाहिए कि ही इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, एडवोकेसी थ्रेट्स। एडवोकेसी थ्रेट्स हमने क्या पढ़ा कि ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट्स क्लाइंट ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल में बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, और फिर उसके एग्जांपल थे। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, फेमिलियरिटी थ्रेट्स। क्या है फेमिलियरिटी थ्रेट्स? फेमिलियरिटी थ्रेट्स मतलब क्या, फेमिलियरिटी थ्रेट्स आर सेल्फ एविडेंट एंड अकर व्हेन ऑडिटर्स फॉर्म रिलेशनशिप्स विद द क्लाइंट। ठीक है, जब ऑडिटर का क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप हो जाता है, वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट के, आप किसी ऑडिट पे हो, ठीक है, और उस ऑडिट पे जो 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 क्लाइंट के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है वो एक आपके ही क्लासमेट, मान लो आपके ही क्लासमेट कोई फीमेल या मेल है, ठीक है, और आपके साथ में उसका काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ठीक है, या फिर पास्ट में आप दोनों रिलेशनशिप में थे, समथिंग लाइक दैट, जस्ट चिल, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आपको कुछ डाउट भी है या अगर आपको कुछ मिला, आपका ओपिनियन अगर अलग है, तो भी आप इतना खुल के नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपका क्लाइंट के साथ में रिलेशन है, आप बहुत सिंपैथेटिक हो रहे हो उसके साथ में, आपकी बहुत सिंपैथी है उसके साथ में। ठीक है, एक अलग सा, एक बोलते हैं ना मन में कुछ फीलिंग्स अलग सी है। ठीक है, सो ये बोलते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट्स। तो फेमिलियरिटी थ्रेट्स आर सेल्फ एविडेंट एंड ऑकर व्हेन ऑडिटर्स फॉर्म रिलेशनशिप्स विद द क्लाइंट। कब होते हैं, जब ऑडिटर क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। ठीक है, वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू क्लाइंट्स इंटरेस्ट, जब उनका क्लाइंट की इंटरेस्ट, जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है उससे वो बहुत, उनका इंटरेस्ट एकदम सिंपैथी हो जाती है कि भाई मेरा क्लाइंट का इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्डेड रहना चाहिए, वो उसका कुछ होना नहीं चाहिए खराब। ठीक है, सो दिस कैन ऑकर इन मेनी वेज। पहला है क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी। मान लीजिए आपकी वाइफ जो है वो क्लाइंट कंपनी में काम कर रही है, बहुत सीनियर पोजीशन पे, आपकी चलेगी क्या, आपकी कुछ नहीं चलने वाली, सब खत्म है। ठीक है, तो क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम इज वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी। सेकंड क्या है, फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म बीइंग अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। आपके फर्म का कोई फॉर्मर पार्टनर है जो पहले आपके फर्म में पार्टनर था, लेकिन आज वो उस क्लाइंट में वो बहुत सीनियर पोजीशन में है,
तो भी आपके तो फॉर्मर पार्टनर से कोई ना कोई रिलेशन हो गए होंगे, तो उसके कारण भी आपका जो इंडिपेंडेंस है वो हर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये लॉन्ग एसोसिएशन जो है ना, ये थर्ड वाला पॉइंट काट दीजिए, ये काट दो। फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी, इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉइज। आपने बहुत बड़े बड़े, आपने मान लिया मर्सिडीज कार और BMW कार की गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए। जब आप इतने बड़े बड़े गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्लाइंट आपको कुछ अगेंस्ट में बोले देगा क्या? नहीं ना, आपको अपना मुंह बंद करने के लिए वो कड़ी दी उसने, ठीक है ना। चलो, प्रोविजंस इन द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स मेनली एड्रेस दिस वेरी फेमिलियरिटी थ्रेट्स। Such provisions prescribe that auditor is rotated after a certain number of years so that auditors do not become too familiar with their clients. कंपनीज एक्ट में रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन है, जो आपने लॉ में पढ़ा होगा। वो प्रोविजन इसी के लिए आया है ताकि क्लाइंट के साथ में ऑडिटर का एक लंबा रिलेशनशिप ना बन जाए, ताकि वो इंडिपेंडेंस खो बैठे, राइट। तो फैमिलियरिटी थ्रेट्स में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि फैमिलियरिटी थ्रेट्स में हमने ये पढ़ा कि अकर्स व्हेन ऑडिटर फॉर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ठीक है, वेयर दे एंड अप बीइंग सिंपैथेटिक विद द क्लाइंट्स इंटरेस्ट, ठीक है। एंड दिस कैन ऑकर इन मेनी वेज। पहला कि आपके फर्म का फॉर्मर पार्टनर जो है वो आज आपके क्लाइंट का कोई सीनियर पोजीशन पे है, या आपका कोई रिलेटिव जो है वो क्लाइंट के सीनियर पोजीशन पे है, या आपने क्लाइंट से गिफ्ट एक्सेप्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सब फैमिलियरिटी थ्रेट्स में आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंटिमिडेशन थ्रेट्स। क्या है इंटिमिडेशन थ्रेट्स? which occur when auditors are deterred from acting objectively, or when auditors are deterred मतलब stop, deterred का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना, किसी को रोकना, ठीक है। ये कब ऑकर होते हैं? इंटिमिडेशन थ्रेट्स कब ऑकर होते हैं? when auditors are deterred मतलब auditors are stopped, वहाँ पे लिख दो stopped, from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism, ठीक है। आपको रोका गया है ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब धमकी दी, बेसिकली बंदूक रख दिया और बोला कि भाई जो हम बोलेंगे वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है तेरे को। तो इससे क्या हो गया? उस धमकी मिलना, इंटिमिडेशन मतलब धमकी मिलना, ठीक है। तो व्हेन ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिविटी विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। बेसिकली दिस कुड हैपन because of threat of replacement or disagreement with the application of accounting principles। आपने बोला कि आपने अपने क्लाइंट को बोला कि आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाया है ना वो बराबर नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा। आपने बोला कि भाई आपने फिक्स रेट जो है वो 10 साल पर डेप्रिशिएट किए, हमारे हिसाब से वो 15 साल पर डेप्रिशिएट होने चाहिए, ठीक है। तो आपने क्लाइंट को क्या बोला कि उसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत है। क्लाइंट आपको क्या बोल रहा है कि अगर तेरे को मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत लग रहा है ना तो अगले साल से तेरे को ऑडिट पे नहीं रखूंगा मैं। होता है, ये हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो ये क्या हो गया? बेसिकली धमकी होगी ना, ये तो सीधी सीधी धमकी होगी ऑडिटर को कि हम तो ऑडिट से निकाल देंगे, नहीं तो हम जो बोल रहे हो मान। सिंपल है। तो वो यही बोल रहा है कि दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रेशर टू डिस्प्रपोर्शनेटली रिड्यूस वर्क इन द रिस्पॉन्स टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस। या फिर ऐसा बोल देगा कि तेरा हम लोग जॉइंट ऑडिटर अप्लाई कर लेंगे, हम 2-3 ऑडिटर रख लेंगे, तुम्हारा काम कम कर देंगे, तुम्हारी फीस भी कम कर देंगे। बेसिकली इन शॉर्ट धमकी देने वाली बात है, ठीक है। सच थ्रेट्स अटेम्प्ट टू इंटीमेट ऑडिटर्स टू डेटर देम फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। तो इस ऐसे थ्रेट्स के कारण क्या होता है? ऑडिटर को इंटीमिडेट किया जाता है, ऑडिटर को धमकाया जाता है कि वो ऑब्जेक्टिवली एक्ट नहीं करेगा। मतलब ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने का मतलब क्या है कि वो ऑनेस्टली एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो कुछ ना कुछ उसको गड़बड़ करनी पड़ेगी, उसको अपना जजमेंट जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट करना पड़ेगा, जो क्लाइंट बोलेगा वो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी ये ले लो, एक स्टिक नोट ले लो या फिर कोई बुक ले रहे हो तो उसमें लिख लो, ठीक है, जैसा भी दिख लगे। ये थ्रेड्स अपन लिखेंगे यहाँ पे अभी, ठीक है। तो थ्रेड्स टॉपिक का नाम क्या है? थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। क्या नाम है? थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। इसमें पहला पॉइंट क्या है? इसमें पहला पॉइंट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड्स, ठीक है। इसमें अपन ने क्या बोला था? इसमें अपन ने बोला था इट कैन ऑकर when the auditor have financial interest in audit client में उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या बोले थे?
इसके एग्जाम्पल क्या बोले थे? एग्जाम्पल क्या बोले थे इसके? एग्जाम्पल बोले थे डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, दूसरा क्या बोला था? बिजनेस रिलेशनशिप विद क्लाइंट, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट, सिंपल है। ये हो गया सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल था, 4-5 एग्जांपल थे और सिंपल पॉइंट था कि ऑडिटर हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट, दिस कैन ऑकर व्हेन द ऑडिटर हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट, ठीक है। इसके बाद में क्या है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स में क्या लिखोगे? सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स में आप लिखना, सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स में आप क्या लिखोगे कि इट कैन ऑकर, ठीक है, व्हेन रिव्यूइंग द, इट कैन ऑकर व्हेन रिव्यूइंग द जजमेंट, व्हेन रिव्यूइंग द जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट या फिर नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स, ठीक है। और दूसरा क्या था कि मेंबर ऑफ ऑडिट टीम इज एम्प्लॉय वॉज क्या है? वॉज प्रीवियसली एम्प्लॉय ऑफ क्लाइंट, ठीक है। इसके बाद में थर्ड क्या पढ़ा हमने? एडवोकेसी थ्रेड्स, एडवोकेसी थ्रेड्स में हमने क्या पढ़ा? एडवोकेसी थ्रेड्स बहुत इजी थे। एडवोकेसी थ्रेड्स में क्या पढ़ा कि इट कैन ऑकर, ठीक है, इट कैन ऑकर व्हेन द क्लाइंट इज, इट कैन ऑकर व्हेन द क्लाइंट इज pursuing the auditor's judgment, the client is pursuing the client's the auditor is pursuing the client's opinion, ठीक है, the auditor is pursuing the client's opinion about any judgment, कोई भी जजमेंट के बारे में क्लाइंट का जो ओपिनियन है उसको वो परस्यू कर रहा है, ठीक है, टू अ पॉइंट when others believe that the objectivity of auditor is hampered। इसमें एग्जाम्पल क्या थे? इसमें एग्जाम्पल थे कि उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या है? एडवोकेसी थ्रेड्स के बाद में फैमिलियरिटी थ्रेड्स, इसमें क्या है? इसमें ये बोला हुआ है, फैमिलियरिटी थ्रेड्स में ये बोला हुआ है, फैमिलियरिटी थ्रेड्स में क्या बोला हुआ है? फैमिलियरिटी थ्रेड्स में ये बोला हुआ है कि द क्लाइंट, इट कैन ऑकर व्हेन द क्लाइंट it can occur when the auditor forms a relationship with client, ठीक है, it can occur when the auditor forms relationship with the client in the course of audit engagement to a level that client's opinion
टू ऐसे लेवल तक उसका रिलेशनशिप है कि क्लाइंट का जो ओपिनियन है वो उसके लिए ठीक है, ठीक है, टू अ लेवल दैट क्लाइंट्स ओपिनियन इज ऑलवेज कंफर्टेबल टू द ऑडिटर, ऑलवेज कंफर्टेबल टू ऑडिटर। इसमें एग्जाम्पल क्या थे, इसमें एग्जाम्पल थे कि रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव ऑफ द क्लाइंट इज एट अ वेरी गुड पोजिशन, सीनियर पोजिशन इन द क्लाइंट इन द एंटिटी, ठीक है। सो क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिटर, क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिटर इज एट सीनियर पोजिशन। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, दूसरा था कि फॉर्मर पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म इज एट अ सीनियर पोजीशन, ठीक है, डन। लास्ट क्या है, इंटिमिडेशन थ्रेट्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इंटिमिडेशन थ्रेट्स में क्या पढ़ा था, इंटिमिडेशन थ्रेट्स में ये पढ़ा था कि द ऑडिटर इज इंटिमिडेटेड, द ऑडिटर इज इंटिमिडेटेड टू एन एक्सटेंट दैट ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज हिज ऑब्जेक्टिविटी। For example, the client, for example, in a case of dispute in regards to application of accounting principles, ठीक है, the client is threatening to relieve the auditor from the audit. सेकेंड क्या उसमें बोला था, सेकेंड ये बोला था कि जो ऑडिटर है, ठीक है, सेकेंड बोला था कि जो ऑडिटर है वो उसको ये बोल रहा है, क्लाइंट ये बोल रहा है कि द स्कोप ऑफ वर्क विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, एंड ऑडिटर विल वर्क ऑन अ रिड्यूस्ड फीस, ठीक है। बेसिकली द ऑडिटर इज इंटिमिडेटेड टू एन एक्सटेंट, ठीक है, दैट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर इज लॉस्ट, ठीक है। सो इट कैन ऑकर व्हेन एन ऑडिटर इज इंटिमिडेटेड so that the objectivity of auditor is lost, done है ना। चलो ये हो गया आपका इंटिमिडेशन थ्रेट्स, ये पढ़ लेना, मैंने आपको शॉर्ट में लिखाया है, स्टिक नोट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखाया है, ठीक है, लेकिन एज इट इज वर्ड लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इंटिमिडेशन थ्रेट्स कब होंगे, विच ऑकर व्हेन ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जब ऑडिटर को रोका जाता है ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने के लिए, ठीक है, हमने यही बोला, ठीक है। उसके बाद में फैमिली थ्रेट्स हमने बोला कि सेल्फ एविडेंट है एंड ऑकर होते हैं व्हेन ऑडिटर फॉर्म्स रिलेशनशिप विद द क्लाइंट वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट, क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को बहुत सिंपैथेटिक हो जाते हैं। और ये कब हो सकते हैं, हमने दो कारण दिए और इसमें फिर बोला हुआ है कि कंपनीज एक्ट में रोटेशन का जो प्रोविजन आया है वो इसी के लिए आया है। फिर हमने ये बोला एडवोकेसी थ्रेट्स में हमने बोला कि ऑकर होते हैं व्हेन ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट, ऑडिटर क्या करता है, क्लाइंट के ओपिनियन को प्रमोट करता है, ठीक है, कि ऐसे इतने हद तक प्रमोट कर लेता है कि लोग समझते हैं कि भाई ये गया, इसकी कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। एंड देन सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स में हमने ऑलरेडी देखा कि इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स में आप कोई प्रीवियस ऑडिट में थे या नॉन, और या फिर आपने कोई नॉन ऑडिट एंगेजमेंट कर रखा है और आप कोई जजमेंट को रिव्यू कर रहे हो जो जजमेंट पिछले साल आपने रीच किया था, ठीक है, तो आप खुद की गलतियाँ नहीं निकालोगे, तो वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स एंड देन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, ठीक है। चलो ये मैंने आपको समझा दिया, मैंने लिखवा भी दिया, ठीक है, कुछ हद तक मैंने इसको लर्न भी करा दिया। अभी लेक्चर के बाद में आप खुद से एक बार लिख लोगे तो आपको पूरा लर्न हो जाएगा। अगर आप लेक्चर के बाद में इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपको लर्न कोई नहीं करा सकता, ठीक है। सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, नाउ हमने ऊपर देखा कि देयर आर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, कि भाई इंडिपेंडेंस पे थ्रेट्स है, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस हर्ट हो सकता है, ये हमने ऊपर देखा। लेकिन हम इसमें हमने ये ऊपर देखा, लेकिन हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि देयर आर सम सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके इंडिपेंडेंस को हर्ट होने से रोक सकती है, करेक्ट ना। सेफगार्ड मतलब सिक्योरिटी, ठीक है। तो हमने ऊपर क्या देखा कि 5 तरीके के थ्रेट्स है जिसके कारण मेरा इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि देयर आर सम सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस जिसके कारण आपका इंडिपेंडेंस बचा रहेगा। वो क्या है,
The chartered accountant has a responsibility to remain independent by taking into account the context in which they practice, the threats to independence and the safeguard available to eliminate the threats. ठीक है, अभी the following are the guiding principle in this regards. तो क्या क्या safeguard है वो देखो. पहला क्या है, for the public to have confidence in the quality of audit. पब्लिक को ऑडिट की क्वालिटी पे कॉन्फिडेंस रहने के लिए पब्लिक को आपकी ऑडिट की, अब मान लीजिए ऐसा है कि एक सीए फर्म है जो बहुत बदनाम है कि ये हर बार गंदी खराब फालतू ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, तो कोई भी कंपनी अगर उस सीए से काम कराएगी तो कोई भी जो मार्केट में लोग हैं वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इनको ऑडिटर पे भरोसा ही नहीं है. वो बोलेंगे ऑडिटर कुछ काम ही नहीं करता है. ठीक है ना. For the public to have confidence in the quality of audit, it is essential that auditor should always be and appears to be independent of the entities that they are auditing. तो पब्लिक को क्वालिटी ऑफ ऑडिट पे भरोसा होने के लिए ये जरूरी है, पब्लिक को क्वालिटी ऑफ ऑडिट पे भरोसा होने के लिए ये जरूरी है कि ऑडिटर खुद को हर बार इंडिपेंडेंट दिखाए और इंडिपेंडेंट रहे. मतलब ऑडिटर क्लाइंट पे डिपेंडेंट ना रहे. मतलब ऑडिटर के क्लाइंट के हाथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई उसका कोई रिलेटिव क्लाइंट में सीनियर पोजीशन पे नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ऑडिटर का इंडिपेंडेंस खत्म हो. ठीक है, अगर ऐसा है तो पब्लिक का भरोसा बहुत ज़्यादा रहेगा. सो पहला सेफगार्ड क्या है कि फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, it is essential that auditor should always be and appears to be independent of the entities they are auditing. ठीक है, तो ऑडिटर्स को हर बार क्या करना है, should always be independent and appear to be independent. वो इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए और लोगों को ऐसा दिखना भी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है ना. तो पहले इसमें ये बहुत क्रूशियल वर्ड है, ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट. ठीक है. चलो सेकंड क्या है, इन द केस ऑफ ऑडिट द की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक बहुत अच्छा वर्ड है. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब अगर आपने सीआईडी देखा होगा, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ये जो कुछ तो गड़बड़ है ना, इसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म. स्केप्टिसिज्म मतलब शक की बिहेवियर, शक करना, हर चीज पे शक करना. ठीक है, एक शक की निगाह से देखना. ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको हर बार शक की निगाह से देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो सकती है. ठीक है, तो इन द केस ऑफ ऑडिट द की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म विच नेसेसरली रिक्वायर द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, सो इन द केस ऑफ ऑडिट की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, ये 3 है. और ये 3 प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि ऑडिटर को हर बार इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. तो दूसरा सेफगार्ड क्या है कि ऑडिटर को ये तीनों प्रिंसिपल को हर बार अपने साथ में लेके चलना चाहिए. ठीक है बच्चों, सेफगार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने अभी तक 2 पॉइंट पढ़े. बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. सेफगार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस हमने 2 पॉइंट पढ़े. 2 पॉइंट क्या पढ़े? पहला पॉइंट ये पढ़ा कि फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी ऑफ ऑडिट. ठीक है, तो ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लाइंट दैट दे आर ऑडिटिंग. पहले उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और दिखना भी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट है. सेकंड में क्या बोला कि इन द केस ऑफ ऑडिट द की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ये तीनों की फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये तीनों प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा बोला गया है कि ऑडिटर को हर बार इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया अब तक. तीसरा पॉइंट क्या है, बिफोर टेकिंग ऑन एनी वर्क, कोई भी काम लेने के पहले ऑडिटर मस्ट कंसाइसली कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट्स टू हिज इंडिपेंडेंस. मतलब क्या है कि कोई भी नया ऑडिट क्लाइंट, कोई भी नया काम ऑडिटर के पास में आया, कोई भी नया ऑडिट ऑडिटर के पास में आया तो ऑडिटर को बस दोनों हाथों से ले लेना नहीं है. पहले ऑडिटर को ये देखना है कि ये ऑडिट लेने के कारण माई इंडिपेंडेंस इज अफेक्टेड और नॉट. क्या मेरा इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, सो बिफोर टेकिंग ऑन एनी वर्क ऑडिटर मस्ट कंसेंसली मतलब ध्यान से, ऑडिटर मस्ट केयरफुली, अब यहाँ पे कंसेंसली काट के केयरफुली लिख लो. ऑडिटर मस्ट केयरफुली कंसीडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट्स टू हिज इंडिपेंडेंस. क्या ये काम लेने से मेरे इंडिपेंडेंस को कोई खतरा है. सिंपल है. तो ये बिफोर टेकिंग एनी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद में व्हेन सच थ्रेट्स एग्जिस्ट, अगर आप जब कोई काम ले रहे हो, ये 3rd पॉइंट से ही लिंक्ड पॉइंट है. ठीक है, ये इससे ही लिंक्ड पॉइंट है. अगर ऐसे कोई थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं द ऑडिटर शुड ईदर डिसिस्ट फ्रॉम द टास्क और पुट इन प्लेस सेफगार्ड्स दैट एलिमिनेट देम.
अगर ऐसे कोई थ्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं तो या तो ऑडिटर ने डिसिस्ट मतलब खुद को दूर रखना, ठीक है, डिसिस्ट मतलब खुद को दूर रखना, ठीक है, तो या तो ऑडिटर को इस टास्क से खुद को दूर रखना चाहिए कि नहीं वह मैं ऑडिट नहीं करूंगा, मेरा इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगा, या फिर ऐसे सेफगार्ड लगानी चाहिए कि आपका इंडिपेंडेंस जो है वो बचा रहे, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ द ऑडिटर इज, ये भी इससे लिंक्ड पॉइंट है, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड, अगर ऑडिटर अच्छे तरीके से क्रेडिबल एंड एडिक्वेट, क्रेडिबल मतलब बहुत इफेक्टिव अच्छे सेफगार्ड्स, और एडिक्वेट मतलब इतने ज़्यादा कि इंडिपेंडेंस कभी अपना थ्रेट में ना आए, तो अगर ऑडिटर अनेबल है फुल्ली इंप्लीमेंट करने में, क्या इंप्लीमेंट करने में, क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड, देन उसको काम लेना ही नहीं चाहिए, देन ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे मस्त लिख लेंगे, आप इसको स्टिकआउट पे लिख लो, ठीक है, बहुत मस्त अच्छा पॉइंट है ये, सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड कर सकते हैं। इसमें देखो दो पॉइंट थे, पहला पॉइंट क्या है कि ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, करेक्ट है, ये पहला पॉइंट पढ़ा था। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा था, रिक्वायर्स ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट, इसके हिसाब से भी ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो ये तीनों चीज अगर ऑडिटर अपने पास में रखेगा तो उसका इंडिपेंडेंस कभी भी लॉस नहीं होगा। रिक्वायर ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट थोड़े से अलग अलग थे। अब जो तीन पॉइंट है वो तो बहुत मस्त है और आपस में कनेक्टेड है। पहला क्या है, ठीक है, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी वर्क ऑडिटर शुड एंश्योर, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी वर्क ऑडिटर should ensure that it doesn't involve any threat to his independence, ठीक है, that it does not involve threat to his independence। और ऐसा कब होगा, मान लीजिए उसकी वाइफ जो है वो क्लाइंट में बहुत सीनियर पोजीशन में है, तो डेफिनेटली उसका इंडिपेंडेंस हर्ट हो गया। तो जब वो ऑडिट ले रहा है और उसको मालूम पड़ा कि उसकी जो वाइफ है वही क्लाइंट में सीनियर पोजीशन में है, तो उसको ऑडिट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट जो कनेक्टेड था वो क्या था, ठीक है, इन सच अ केस, ठीक है, इधर ऑडिटर शुड डेसिस्ट, फ्रॉम द टास्क और पुट एडिक्वेट सेफगार्ड, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था, इफ ऑडिटर इज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड, then he should not accept the work, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसको देख लेना। चलो हो गया, ये एग्जांपल आप पढ़ लेना। अब आता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रेफर्स टू एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, मैंने बोला ना शक का नेचर, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट, ठीक है ना। बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट
ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में अपन लिखेंगे कि द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रेफर्स टू एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड। एक हर बार बहुत सवाल पूछता है यार ये ऐसा। ठीक है, इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस, और ऐसे कंडीशंस के लिए हर बार अलर्ट रहना जो इंडिकेट कर सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबल मिस्टेक। ठीक है ना, ये एंड क्रिटिकल असेसमेंट जो है काट दो बस। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का डेफिनेशन बहुत इजी है। क्या डेफिनेशन है? वो बोलता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इट इज एन एटीट्यूड विच इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, और सेकंड क्या है, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस विच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। ऐसे कंडीशंस पे अलर्ट रहना जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, recognizing that circumstances may exist that cause the financial statements to be materially misstated। ऑडिटर को हर बार अपना ऑडिट ऐसे प्लान करना है, ऐसे परफॉर्म करना है, ऑडिटर को अपना ऑडिट हर बार ऐसे प्लान करना है, ऐसे परफॉर्म करना है। ठीक है, जिससे ये हर बार उसको रहना चाहिए कि भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो वो हर बार पिक्चर में है। दैट मीन्स द ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उसको अपना ऑडिट हर बार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को ध्यान में रख के परफॉर्म करना है, रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्कमस्टेंसेज मे एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकता है। मतलब क्या है कि आप ऑडिट पे गए, ठीक है, और आप ये सोच के जा रहे हैं कि यार कुछ गड़बड़ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये तो बहुत सिंपल ऑडिट है, सब कुछ ठीक है इस कंपनी में। अगर आप इस एटीट्यूड से जाओगे तो आपके पास में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड नहीं है और आपको ऑडिट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको हर बार एक शक की नज़र से जाना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि इस कंपनी में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमको मिल जाए। ठीक है, चलो नाउ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है उसमें आपको किस किस चीज़ों पे अलर्ट रहना है उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। क्या क्या एग्जांपल अपन देखते हैं। ठीक है, एक है ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद अदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अब मान लीजिए आपने जब जनरल एंट्री देखी, ठीक है, जनरल एंट्री में आपको दिखा बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 100 करोड़ 100 करोड़। ठीक है, आपने इनवॉइस देख लिया, इनवॉइस में भी लिखा हुआ है कि 100 करोड़ का इनवॉइस बना हुआ है कि 100 करोड़ का माल हमने इसको बेचा। ठीक है, ये सब यहाँ तक पूरी कहानी ठीक है। लेकिन जब आप बैंक अकाउंट देखते हो तो आपको दिखता है कि 100 करोड़ नहीं मिला है, केवल 50 करोड़ मिला है। ठीक है, और कोई 50 करोड़ का डेटर भी खड़ा नहीं है बुक्स में। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ऑडिट एविडेंस आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और जब ऐसा आ गया तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पहला एग्जांपल क्या है, ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद अदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है ना, चलो इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। ठीक है, अभी क्या हुआ कि आपने मान लो आप ऑडिट पे गए। ठीक है, ये मिस्टर एक्स करके एक एम्प्लॉई है। ठीक है, मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स करके एक एम्प्लॉई है। ठीक है, ये जो है ये एम्प्लॉई है, राइट। ठीक है, आपने क्या किया, इससे इंक्वायरी किया। क्या किया आपने, इंक्वायरी किया, कुछ चीज़ों के बारे में आपने इंक्वायरी किया। उसने आपको सेट ऑफ आंसर्स दिया होगा कि इंक्वायरी का, आपको सारे इंक्वायरी का जवाब दिया उसने। अब दूसरा इसमें क्या है, ठीक है, दूसरा इसमें ये है कि आपने मान लो इसी इंक्वायरी को लेके आपने कोई ऑडिट एविडेंस भी लिया, आपने कोई डॉक्यूमेंट भी चेक किया। ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट भी चेक किया और वो भी आपको इसी इंक्वायरी की जैसा आंसर आपको उससे भी मिल रहा है। तो आप एकदम अश्योर हो कि इंक्वायरी में मेरे को यही जवाब मिला और डॉक्यूमेंट से भी मुझे यही जवाब मिला। लेकिन आगे जाके आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ती है किसी और से, जिससे आपको ऐसा समझ में आता है कि ये जो मेरे को यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया है ना, ये पूरा गलत है, ये इन्होंने पूरा मुझे बेवकूफ़ बनाया है। अगर ऐसा है तो आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला है, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स, जो आपने डॉक्यूमेंट लिए हैं जिसको आप ऑडिट एविडेंस मान रहे थे, उनकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन खड़ा कर दिए कि वो डॉक्यूमेंट उन्होंने आपको फर्जी दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट फेक है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको आगे चल के मिलती है जो वो डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रही है, ठीक है, तो इन दैट केस आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो कंडीशंस दैट मे इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, ऐसे कोई कंडीशंस आपको दिख रहे हैं कंपनी में जिससे आपको लग रहा है कि भाई कोई फ्रॉड यहाँ पे हो सकता है। अब ऐसी, इसका मतलब क्या है, मान लो आप कोई फैक्ट्री में गए और आपने देखा कहीं भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं है।
तो आपके दिमाग की बत्ती जल गई कि यार यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा कहीं पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। फोर्थ क्या है, अगला पॉइंट क्या है, circumstances that suggest the need for audit procedures in addition to those required by the standards on auditing। अब आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट अपने को कैसे करना है, अपने को ऑडिट करना है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से, परफेक्ट है, ठीक है। ऑडिट करने के दौरान आपको ऐसा लगता है कि भाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से जो ऑडिट प्रोसीजर बताइए ना, उस हिसाब से ये ऑडिट होने वाला नहीं है, ये कंपनी में बहुत गड़बड़ है, इसमें कुछ तो और करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर नहीं। अगर ऐसा आपको लगता है, दैट मीन्स आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हर जगह पे आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रूआउट द ऑडिट इज नेसेसरी इफ द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल। अभी ये जो है ना, ये यहाँ से आप इसको पूरा काट दो, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में कुछ 3-4 अलग से बातें कही है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और ये क्वेश्चनेबल भी नहीं है। अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में आता है तो हमको पहले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन लिखनी चाहिए। तो हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन क्या बोले, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन क्या है, स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन क्या है, स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि ऑडिटर शुड ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, हर बार सवाल पूछते रहता है, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ ऑडिटर शुड ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है, एंड ही शुड अप्रोच द ऑडिट विथ अ व्यू दैट देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था, फिर हमने इसमें पढ़ा था कि ऑडिटर को अपना ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म करने के टाइम पे हर बार प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को साथ में रखना है। एंड देन वी हैव रेड सम एग्जांपल्स अबाउट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कि व्हेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म विल बी एक्टिवेटेड। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, मैं शॉर्ट में बुलेट्स दिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ने क्या पढ़ा कि सर्कमस्टेंसेस which warrant circumstances that indicate to apply procedures other than those required by SEs, ठीक है। तो procedures other than those required by SEs, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड है एक और हमने क्या पढ़ा इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में कि ऑडिट करते समय, ठीक है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है दैट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी फॉर, तो वाइल ऑडिटिंग ऑडिटर सेंस अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, उसको कुछ फ्रॉड की पॉसिबिलिटी दिखती है, सेंस अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ठीक है। तो आपको उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है, ठीक है। उसके बाद में ऑडिट एविडेंस आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, ठीक है। तो ये हमने 3 एग्जांपल देखे, और एग्जांपल क्या थे, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स which were used as ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन खड़ा कर देती है, ठीक है। नाउ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी। अभी ये जो है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ अपने को काटना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी टू द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत ज़रूरी है जब आप ऑडिट एविडेंस का असेसमेंट कर रहे हो। अब ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या हुआ, ऑडिट एविडेंस मतलब आपके पास में इनवॉइस है, परचेज डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बोलो या इंक्वायरी बोलो या जो भी प्रोसीजर आपने अप्लाई किए हैं, उससे जो भी सबूत आपको मिले हैं, उन सबूतों को अपन फिर असेसमेंट करते हैं ना, और फिर ही अपन कंक्लूजन पे आते हैं, करेक्ट है। हम प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ऑडिट प्रोसीजर से आपको क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस मिलेगा। ऑडिट एविडेंस से क्या होगा, आप उसको फिर असेसमेंट करोगे,
एंड फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। सही बोल रहा हूँ मैं? तो वो यही बोल रहा है कि ऑडिट एविडेंस का जब आप असेसमेंट कर रहे हो तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का रखना बहुत ज़रूरी है। ये दिमाग में रखना ज़रूरी है कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, ये मान के मत चलो कि सब कुछ सही है। ठीक है, चलो, तो वो यही बोल रहा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी टू द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, कि भाई जो ऑडिट एविडेंस आपने गैदर किए हैं क्या वो सफिशिएंट है, क्या आपने जो सबूत इकट्ठा किए हैं वो सफिशिएंट है कि आपको और सबूत लेने पड़ेंगे, वो सफिशिएंट है या अप्रोप्रिएट है या नहीं, बताओ। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ये भी होता है कि जो ऑडिट एविडेंस आपने गैदर किए हैं वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल से आप आगे तक काट दो। ठीक है, तो इतना और अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के क्वेश्चन में आ गया। द ऑडिटर मे एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन अनलेस द ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव द कॉन्ट्ररी। अभी नॉर्मली अगर मेरे को क्लाइंट कुछ भी डॉक्यूमेंट दे रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड दे रहा है, तो मैं तो उसको एक्सेप्ट ही करूँगा ना, अनलेस मेरे को ऐसा लगता है कि ये गलत है, ये फर्जी है, फ्रॉड है, या मैलिफाइड अपने मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगता, जब तक मैं तो सब कुछ सही मानूंगा ना। जब तक मेरे को ऐसा कुछ दिमाग में आता नहीं है कि भाई ये डॉक्यूमेंट खराब है या डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तब तक तो मैं उसको एक्सेप्ट ही करूँगा। तो द ऑडिटर मे एक्सेप्ट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एज जेन्युइन unless the auditor has reason to believe to the contrary. Nevertheless, the auditor is required to consider the reliability of information to be used as audit evidence. ठीक है, nevertheless, the auditor is required to consider the reliability of information to be used as audit evidence. जो भी इंफॉर्मेशन को वो ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज कर रहा है उसका रिलायबिलिटी उसको पहले देख लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑडिटर को हर बार ये ऑडिटर को पार्ट पे हर बार ये रिक्वायर्ड होता है कि उसको इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी कंसीडर करनी है। ठीक है, चलो, इन केसेस ऑफ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन or indication of possible fraud, the SAs require that the auditor investigate further and determine what modifications or additions to the audit procedure are necessary to resolve the matter. अगर आपको कभी आगे ऐसा लगता है, आपको कोई डाउट आ रहा है कि यार कोई रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बराबर नहीं है, मतलब और इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल नहीं है, या फिर कोई फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है, तो एसेज में क्या लिखा हुआ है? एसेज में ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर को उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है और देखना है कि कुछ और ऑडिट प्रोसीजर वो लगा सकता है क्या मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो, अभी ये यहाँ से यहाँ तक ना आप काट दो। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑडिटर शुड ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, उसका हर बार क्वेश्चनिंग माइंड का एटीट्यूड रहना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ लिखा था ऑडिटर शुड ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड एंड ऑडिटर शुड ऑलवेज view that there are possibility, auditor should always approach the audit with the possibility that there may be a material misstatement. उसको हर बार ऑडिट करते समय एक पॉसिबिलिटी दिमाग में रखनी है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ये तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन थी, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। फिर हमने बोला कि देयर आर सम एग्जांपल्स वेयर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज वेरी नेसेसरी। उसमें हमने 4 एग्जांपल पढ़े थे। एक पढ़ा था कि ऑडिटर फील्स दैट देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। फिर हमने दूसरा एग्जांपल क्या पढ़ा था कि ऑडिट एविडेंस आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद अदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर प्रोसीजर्स, ठीक है, there are procedures other than when the auditor feels that there are circumstances to apply procedures other than the procedures which are प्रिस्क्राइब बाय द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर उसको लगता है कि ऐसी गंभीर समस्या आ गई है कि ऐसे प्रोसीजर लगाने हैं जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में नहीं लिखे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो उसका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हाई रहना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट इसमें क्या था कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है, ठीक है, एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ऑडिटर विच इंडिकेट्स अ क्वेश्चन ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स विच आर कंसिडर्ड एज ऑडिट एविडेंस। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको मिली जिसके कारण उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट में भरोसा कर रहा था, जिनको मैं ऑडिट एविडेंस मान रहा था, वो सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में क्या पढ़ा? हमने उसके बाद में एडिशनल क्या पढ़ा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी फॉर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द सफिशिएंसी, और इसमें ऑडिट एविडेंस का सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस भी वो चेक करना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में फिर हमने क्या पढ़ा कि ऑडिटर कोई भी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट उसको मिलते हैं, ऑडिटर में एक्सेप्ट एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट अनलेस ही बिलीव्स और ही हैज अ रीजन टू बिलीव टू द कॉन्ट्ररी। अगर उसको लगता है कि भाई डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस जो मेरे को मिल रहा है वो
गलत है। अगर उसको ऐसा लगता है तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसको ऐसा कुछ नहीं लगता तो ही विल एक्सेप्ट द रिकॉर्ड, ही विल एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन, ठीक है। Nevertheless, the auditor is required to consider the reliability of information to be used in audit evidence. जो भी इंफॉर्मेशन वो ऑडिट एविडेंस के लिए यूज कर रहा है उसकी रिलायबिलिटी उसको कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। जब भी उसको रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर डाउट है तो वो क्या करेगा, एसएस क्या बोलता है उसको, एसएस बोलता है कि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है और देखना है कि क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर से वो मैटर रिजॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। सिंपल है। तो प्रेफरेंस स्केप्टिसिज्म बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन बन सकता है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन इस पर बन सकता है, ठीक है। चलो अभी ये लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ, इसके बाद में आप प्लीज़ एक बार इसको रिवाइज कर लेना, इसको देखो जितना आप मेरे साथ साथ में लर्न करोगे ना, जैसे ही लेक्चर देख लिया वो सब लर्न कर लो तो आपको बहुत ईजी रहेगा। अगर आप लर्न नहीं करोगे और आप सारे लेक्चर से भगाओगे तो ये लेक्चर देखने का कोई सेंस नहीं है, चाहे मेरे देखो चाहे कोई भी ऑथर के देखो, आपको लेक्चर के साथ साथ में लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो ये इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स, ठीक है। चलो।